दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या आपको सच में लगता है कि ये कमाल ऐसे हुआ था? बेशक नहीं। महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए हमें आज़ादी की इस कहानी को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहिए। 1757 से देश की गुलामी की जो शुरुआत हुई, उससे आज़ादी पाने के लिए बहुत उथल पुथल रही। महात्मा गांधी के साथ साथ कई सारे और रिवोल्यूशनरीज एक्टिव रहे, जैसे बारिंदर कुमार घोष की अनुशीलन समिति, सावरकर की अभिनव भारत सोसाइटी और सूर्यसेन की चिटागोंग आर्मरी रेड। भला हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कैसे भूल जाएं, जो सैंडर्स के किलिंग के प्लॉट में फांसी पे लटक गए। लेकिन इस कहानी में, आज़ादी की लड़ाई में असल ट्विस्ट तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो शुरुआती 11 महीनों तक अंग्रेजों ने कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखा कि वो इस वॉर को आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जब 11 महीनों के बाद हिटलर ने 4 कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर लिया तो वो नर्वस हो गए। उन्होंने अपनी नर्वसनेस में हमें दिया अगस्त ऑफर, हमने उसे रिजेक्ट किया और उसके बाद पैरेलली चला इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह ने अंग्रेजों को थोड़ा सा डराया, वो थोड़ा सा घबराए और हमारे लिए आया क्रिप्स मिशन। हाँ, वो रूजवेल्ट के प्रेशर में था, जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, ये बात भी सच है। क्रिप्स मिशन फेल हुआ और उसके बाद गांधी जी ने अपने नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल से डिपार्ट करते हुए डू और डाई का स्लोगन रेज किया और शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट ने यह साबित कर दिया कि अब इंडियंस अंग्रेजों को इंडिया में नहीं देखना चाहते। लेकिन इस कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आया जब एंट्री हुई सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस, जो अपने घर में बंगाल में हाउस अरेस्ट थे, वो वहां से निकलते हैं और पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल और काबुल से समरकंद, समरकंद के बाद वो पहुंचते हैं मॉस्को और मॉस्को के बाद वो जाते हैं जर्मनी। जर्मनी में उनसे मुलाकात होती है हिटलर से। वो हिटलर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मदद की गुहार करते हैं और मांगते हैं वो इंडियन सोल्जर्स जो बंदी बनाए गए हैं जर्मनी के पास। हालांकि हिटलर कहता है कि जर्मनी को अभी इंडिया के ऊपर हमला करने में समय लगेगा, तो क्यों ना वो जापान जाएं और जापान में जो सोल्जर्स बंदी बनाए गए हैं ब्रिटिश आर्मी के, इंडियन सोल्जर्स, उनकी मदद से एक आर्मी बनाकर इंडिया के ऊपर हमला करें। उन्होंने कहा कि क्यों ना आप मेरे लिए एक फ्लाइट का इंतजाम करें। हिटलर ने कहा फ्लाइट से तो खतरा होगा, क्यों ना एक सबमरीन का इंतजाम किया जाए। सुभाष चंद्र बोस के लिए हिटलर की ओर से एक सबमरीन का इंतजाम किया जाता है। ये सबमरीन 3 महीने में सुभाष चंद्र बोस को जापान पहुंचा देती है। जापान जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं तो वहां उनका कोई इंतजार कर रहा था और वहां उन्हें मिलते हैं रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस का इंतजार कर रहे थे, जो पहले से ही एक फौज के साथ जो थी इंडियन सोल्जर्स की, जो लड़ी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रही थी। और उनके साथ शुरुआत होती है आज़ाद हिंद फौज की और वो लड़ाई शुरू होती है जिसमें जापानीज सोल्जर्स की मदद से आज़ाद हिंद फौज साउथ ईस्ट एशिया को जीतते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचती है। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस अपने 3 ब्रिगेड, नेहरू, गांधी और लक्ष्मी ब्रिगेड की शुरुआत करते हैं और वहीं से वो नारा देते हैं रेडियो से, जिसमें वो बोलते हैं महात्मा गांधी को एज फादर ऑफ द नेशन। और ये लड़ाई आगे बढ़ती है, लेकिन इसी बीच 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में होता है एक एटम बॉम्ब का विस्फोट, जिसके बाद जापान लगभग हार चुका होता है। और 15 अगस्त 1945 को जापान अपने हथियार डाल देता है, आत्मसमर्पण कर देता है और वहीं इंडियन सोल्जर्स की तकदीर रुक जाती है और आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ जाती है। और उसी के 3 दिन बाद 18 अगस्त को ये न्यूज़ आती है कि सुभाष चंद्र बोस का प्लेन टेपी में क्रैश कर चुका है और वहाँ आज़ाद हिंद फौज हार जाती है। लेकिन वो स्पिरिट जागती है जो आगे दिखती है रेड फोर्ट ट्रायल्स के दौरान, जहाँ उन्हें उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाती है, लेकिन उस कार्रवाई में पूरा देश जाग उठता है और ये जो आग है वो वहाँ से फैलती है रॉयल इंडियन नेवी तक, जो विद्रोह में आती है और यहाँ तक कि रॉयल एयरफोर्स भी विद्रोह कर देती है। जिसके बाद ब्रिटिशर्स को लग जाता है कि भारत में कंट्रोल करना उतना आसान होगा नहीं और जिस सेना के बल पर वो भारत पर कब्जा जमाने वाले थे, वो सेना अब उनका साथ देने को तैयार नहीं। और यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री एटली भी एक निजी वार्ता के दौरान बोलते हैं कि वो विद्रोह जो रॉयल नेवी का हुआ और एयरफोर्स का हुआ, जहाँ हजारों सैनिकों ने ब्रिटिशर्स का साथ देना छोड़ दिया, उसने भी एक बड़ा रोल निभाया अंग्रेजों का भारत छोड़ने के पीछे। और जब ये सब हो रहा था, वो स्पिरिट जाग रही थी, आज़ाद हिंद फौज के ट्रायल चल रहे थे, उसी बीच में भारत नफरत की एक दौर से गुजरता है और वो नफरत का दौर होता है इंडिया में। कम्युनल वायलेंस की इस कहानी की शुरुआत होती है 1940 में। दरअसल में मुस्लिम लीग का मार्च 1940 के अंदर एक लाहौर सेशन हुआ, जहां पर पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास किया गया। जब पाकिस्तान के रिगार्डिंग ये जो डिमांड थी, मुस्लिम लीग को लगा शायद ये डिमांड मीट नहीं होगी,
तो 1946 के अंदर 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया। अब यहीं से शुरुआत होती है रॉयट्स की। अब ये इतने बड़े लेवल के ऊपर रॉयट्स हमें देखने को मिले कि डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों लोग मारे जा रहे थे और साथ ही साथ जो महिलाएं थीं उनका बहुत हैवी लेवल के ऊपर रेप किया जा रहा था। इस पर्टिकुलर इवेंट का जो सेंटर बना वो बना बंगाल। बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपने परिवार की महिलाओं को अक्सर जहर देकर मार दिया करते थे। अगर वो रॉयटर्स के हाथ लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पूरे फैमिली का ऑनर है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि इस पूरे इवेंट के अंदर जहाँ पर रॉयट्स हुए एंड साथ ही साथ पार्टीशन हुआ, इसमें लगभग 10 लाख लोगों की जान गई। दोस्तों, कहानी को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि पाकिस्तान की डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास जो आखिरी प्लान आता है वो था माउंटबेटन प्लान। इसके अंदर फाइनली मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान की उसको मान लिया गया, पर ये डिमांड इतनी आसान नहीं थी। भारत और पाकिस्तान ये दो देश बन तो गए। पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947 को और भारत को मिली 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी का रास्ता इतना आसान नहीं था। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई, पर उसके साथ ही साथ देश का बंटवारा भी हुआ। आज हम ये जो आज़ादी मना रहे हैं, इसकी जो लंबी लड़ाई उसको भी हमें याद रखना चाहिए। आज़ादी के साथ ही हमारी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नई मुश्किलों का पहाड़ हमारे सामने था। भारत इतना बड़ा था कि यहाँ पर लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं और इनको कैसे सबको इकट्ठा रखा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन का सहारा लेते हैं। वीपी मेनन ऑलरेडी हमारे एक सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के साथ काफ़ी सारी बातचीत पहले भी कर रखी थी। सरदार पटेल जी का यही मानना था कि अगर वीपी मेनन साहब हमारे साथ जुड़ते हैं तो इन प्रिंसली स्टेट से बात करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने थी। इसमें से 3 सबसे बड़े चुनौती जो हमारे सामने थे वो था जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका, हैदराबाद का इलाका और जूनागढ़ का इलाका। जूनागढ़ एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, नवाब थे, मेहताब खान साहब, इनकी इच्छा थी कि ये पाकिस्तान के साथ में मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थी और इसीलिए जब उनको ये पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। इस विद्रोह का समर्थन किया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट की सहायता से जूनागढ़ में एक रेफरेंडम कराया गया। इस रेफरेंडम का नतीजा ऐसा आता है कि वहाँ के लोगों ने ये चुना कि हमें भारत के साथ ही शामिल होना है और इस तरीके से हम लोगों ने जूनागढ़ को अपने भारतवर्ष में शामिल किया। इसी तरीके से एक और बड़ी चुनौती हमें हैदराबाद में मिलती है। हैदराबाद में उस समय जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने भारत सरकार से 1 साल का मौका मांगा सोचने के लिए कि उनको भारत के साथ आना है या फिर पाकिस्तान के साथ जाना है। लेकिन ये पूरा का पूरा 1 साल हम सब के लिए एक बहुत बड़ा छलावा था, क्योंकि इस 1 साल के दौरान में उन्होंने 1.5 लाख रजाकारों की फौज बना दी जो कि हमारे इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में लड़ सकी। और इन रजाकार फौज ने हैदराबाद के अंदर में पूरा आतंक मचाया। उन लोगों ने कई सारे महिलाओं के साथ रेप किया, उन लोगों को परेशान किया। इस पूरे खतरनाक सिचुएशन को डील करने के लिए इंडियन सरकार को मजबूरन ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा और इस ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हमारे इंडियन आर्मी ने इन रजाकारों को हराया और इस तरीके से हैदराबाद को भी हमने अपने भारतवर्ष में शामिल किया। ऐसे ही एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है हमें जम्मू एंड कश्मीर में, जब पाकिस्तान की आर्मी जम्मू एंड कश्मीर को इस आर्मी के बूते पर अपने देश का हिस्सा बनाना चाहती है। हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के राजा उस समय थे हरी सिंह। हरी सिंह से हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराया और उस टाइम इंडियन आर्मी ने फिर से वहाँ पर इंटरफेयर किया। और उस वक्त इस लड़ाई के दौरान चूंकि सर्दियों का मौसम आ चुका था, इसलिए हम लोग पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को आज़ाद नहीं करा पाए और एक हिस्सा अभी भी पाकिस्तानियों के पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से है। और एक बड़ी चुनौती हमें गोवा से भी मिली थी। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली हमारे देश को आज़ाद होने के बाद भी बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इनको हमें भगाने के लिए ऑपरेशन विजय का सहारा लेना पड़ा और पुर्तगालियों को भी हमने अपने देश से बाहर निकाला। और इस तरीके से हमारा पूरा भारतवर्ष इन 565 प्रिंसली स्टेट्स का एक बड़ा देश बनता है। हमारा भारतवर्ष जैसे जिस देश में हम आज रहते हैं वैसा बनता है और इस तरीके से सही मायने में हमारा पूरा भारतवर्ष आज़ाद होता है। दोस्तों,
आपके हिसाब से इस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में आपका सबसे फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन है? और आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि आपके जिंदगी में ये 15 अगस्त कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, PW Only IAS की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।